हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का जो 100 क्वेश्चन की जो जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका ये सेट नंबर 3 है और सेट नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 2 है। हम चूंकि डिस्कशन जब होता है तो 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में 2.5 घंटे से ऊपर का समय जाएगा। इस कारण से मैं इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करता हूं। तो पहला सेट जो था वहां पे हमने 30 जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले के वीडियोस यदि आपने नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लोगे, वहां सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसी के साथ ही आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से जाके आप पीडीएफ चेक कर लोगे। पूछ रहा है कि डीपीटी जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन में पी का मतलब क्या होता है। तीनों अलग अलग बीमारी है तो पी किसके लिए स्टैंड करता है ये पूछा जा रहा है। तो पी जो है वो परट्यूसिस के लिए स्टैंड करता है, जिसको वुफिंग कफ आप कहते हो। ठीक है, परट्यूसिस के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। डीपीटी जो है वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन है जो कि 3 बीमारियों के लिए होता है। तो पहला जो होता है वो डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया पहला होता है। तो डिप्थीरिया जो बीमारी होती है वो गले का एक संक्रमण रोग है। ठीक, ये किसका है तो नेक का है, गले का है। गले का ये संक्रमण रोग है डिप्थीरिया। उसके बाद पर्ट्यूसिस की बात करें, जिसको वुफिंग कफ बोलते हैं, कुकर खांसी बोल लो, काली खांसी बोल लो, तो ये जो है वो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टिटनस ये है। तो टिटनस आपको जानते हैं कि लॉकजैम इसको कहा जाता है। ठीक है, लॉकजैम इसको कहा जाता है। तो ये टीका ना बच्चे को बचपन में ही दिया जाता है ताकि उसका जो इम्यूनाइजेशन है, उसका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो सही हो सके। तो इस कारण से ये जो टीके हैं वो दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी और ऑप्शन की बात करें, सोराइसिस जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पी साइलेंस है। तो सोराइसिस का मतलब होता है ये एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज है और इसका कोई वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या है तो ये स्किन डिजीज है, त्वचा से संबंधित ये बीमारी है। ठीक है, स्किन की बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है। ठीक है, उसके बाद पेंकोलाइटिस जो दिया हुआ है, पेंकोलाइटिस, ये पेंकोलाइटिस क्या है तो पेंकोलाइटिस जो है वो अल्स अल्रेस्टिव कोलाइटिस, आंत में जब सूजन हो जाता है ना तो उसको ये बोलते हैं। तो सीधा सा आप याद रखो, इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है, उसमें स्वेलिंग आ जाए, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, तो आंत में जब सूजन होता है उसको बोलते हैं। और इसका एक स्पेशल नाम मैंने अभी आपको बताया, इसको कहते हैं अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। तो आंत में जो सूजन होता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है और इसका एक और नाम है वो पैंकोलाइटिस। पैंकोलाइटिस तो बीमारी पूछी जा सकती है। पार्किंसंस डिजीज के बारे में मैं आपको बताऊं तो पार्किंसंस जो डिजीज है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। तो सवाल बस यही पूछा जाता है कि उतना डिटेल से नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो परट्यूसिस बीमारी मैंने आपको बताया, वुफिंग कफ जो बीमारी मैंने आपको बताया, ये जो बीमारी है इसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है तो बैक्टीरिया होती है बोर्डेटेला, बोर्डेटेला परट्यूसिस। बोर्डेटेला परट्यूसिस जो है वो बैक्टीरिया इसमें होती है। इसी बैक्टीरिया से ये रोग जो है वो फैलती है। अभी तो ये डीपीटी है, इसी तरह से एक बीसीजी का होता है, बीसीजी का होता है। तो ये बीसीजी जो होता है ना वो किस लिए होता है तो बीसीजी जो होता है वो टीबी, ट्यूबर क्लोसिस जो बीमारी है उसके लिए बीसीजी जो टीका है वो दिया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा जो है उसका गठन हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे फॉर्म हुआ था, किस मिशन के आधार पर फॉर्म हुआ था। तो वो जो है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर फॉर्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से आंसर बनेगा, कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय जो कैबिनेट मिशन है वो भेजा था, जिसमें पैथिक लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। एवी अलेक्जेंडर था। तो ये 3 व्यक्ति थे। इस मिशन ने भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव दिया था और आगे चल के जुलाई 1946 में
चुनाव हुआ और इसी योजना के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसका गठन भी हुआ। तो मार्च 1946 आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको अगला जो दिया हुआ है वो क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। तो क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है वो स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में आया। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था, इसको खारिज कर दिया था। और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को, तो ध्यान रखना है। उसके बाद ली कमीशन आपको दिख रहा है। ली कमीशन जो है वो 1923 का कमीशन है। ली कमीशन जो है वो किससे संबंधित है? तो ये सिविल सर्विस से संबंधित है। ठीक है। लोक सेवा है, उस लोक सेवाओं का फॉर्मेशन करना था, लोक सेवाओं को गठन करना था, उसके लिए ये है। तो ये सिविल सर्विस से है, सिविल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हंटर कमीशन की बात करें तो हंटर कमीशन दो रहे हैं। पहला जो हंटर कमीशन है वो 1882 का है, जो कि एजुकेशन से संबंधित था, एजुकेशन से संबंधित था। और दूसरा जो हंटर कमीशन है वो 1919 से था, जो कि किससे संबंधित था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 82 और 1919 दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट बना था भारत में, जब आजाद भारत होने वाला था उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जो घोषणा है, शब्द पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, घोषणा लिखा हुआ है। तो घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा जो है वो 24 अगस्त 1946 को हुई थी। 24 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी। डेट्स पूछी जाती है, इसीलिए ध्यान रखना है। संविधान सभा के चुनाव के बाद जो है वो 24 अगस्त 1946 को भारत का पहला जो अंतरिम सरकार है उसका गठन जो है वो करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी। और सरकार का कार्यभार कब से स्टार्ट हुआ था? इस दिन तो घोषणा हुई थी ना, तो घोषणा के बाद स्टार्ट कब हुआ था? तो 2 सितंबर, 2 सितंबर 1946 को। अगस्त के बाद सितंबर आया, तो सितंबर को इसमें हुआ था। और इसके उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष तो जो गवर्नर जनरल होता था वो था, ठीक है, वायसराय उस समय बोलते थे, तो वायसराय होता था। लेकिन उपाध्यक्ष तो होगा ना, तो उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है। हाँ, 22 अगस्त 1946 ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। 15 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो ये 15 नहीं, 16 अगस्त को मनाया गया था डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को, 1946 नहीं, ये ध्यान रखना है। 16 अगस्त को जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो मनाया गया था, तो ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार जो बनी थी, उपाध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे ये भी तो पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष जो है वो वेवेल होगा, शुरुआत में वेवेल था, लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जो जीव है वो बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है? हमने काफी डिटेल से जो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया है। तो बडिंग आपसे पूछी जा रही है कि बडिंग से किसमें जो रिप्रोडक्शन होता है? तो बडिंग जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो बडिंग है ना, इसमें देखो होता क्या है, ये ऐसे है, कोई एक जीव है, तो इस जीव में ना ऐसे कुछ पिल या फिर मस्सा जैसा निकलेगा। ठीक है। और आगे प्रोसेस क्या होगा ना कि यही दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला जो है वो यहाँ आ गया, ये वाला जो है वो यहाँ आ गया, और दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बन गए। ऐसे करके ये बडिंग होता है, एक बर्ड जैसा निकलता है। तो ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है। अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये होता कहाँ है? तो ये हाइड्रा में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब हाइड्रा जो है वो किस ग्रुप का है? तो क्योंकि हाइड्रा तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, मैंने बताया था, आपको ध्यान भी होगा। तो ये जो होता है वो सिलेंट्रेटा का होता है, या फिर कोलेंट्रेमा आप कह लो। ठीक है। तो ये नेडेरिया जो है ग्रुप है जिसको सिलेंट्रेटा कहते हैं, उसका ये है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें ये जो क्वालिटी है बडिंग की वो पाई जाती है। और हाइड्रा आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में जो है वो द्विलिंगी प्रजनन होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाई सेक्सुअल इसमें होता है। और इसका उदाहरण एनेलिडा का कौन सा है? तो अभी के लिए बस आप केचुआ याद रख लो, जो पूछा जाता है बस उतना बता रहा हूं। केचुआ हो गया,
उसके बाद प्लेटा हेलमिंथिस की बात करें तो जो प्लेटा हेलमिंथिस होता है उसमें रीजनरेशन होता है। प्लेटा हेलमिंथिस में क्या होता है तो रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन, अब रीजनरेशन प्लेटा हेलमिंथिस का कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं। तो इसमें क्रीमी आता है, जिसको वर्म बोलते हो, तो इसमें चपटे कृमि जो होते हैं ना, टेप वर्म जो होता है वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्थोपोडा जो संघ है उस संघ में जो है वो लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल नहीं होता है। और ऑर्थोपोडा में कौन से आ जाएंगे तो इंसेक्ट्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, कीट मकोड़े हैं वो आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूं। तो सवाल क्या है, सवाल है कि कौन सा को करेक्ट यहाँ पे चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो यस इट इज करेक्ट, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रभावी रहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो दूसरा कथन जो है वो भी सही हो जाता है, ठीक है। क्यों? तो संसद द्वारा राज्य के लिए बनाया गया कानून जो होता है वो राष्ट्रपति हटने के तुरंत बाद समाप्त नहीं होता। वे तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल उन्हें बदल ना दे या फिर निरस्त ना कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जब तक जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, वो हटाए नहीं, वो हटाए नहीं तब तक वो रूल नहीं हटेगा, वही रूल लागू रहेगा। ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही करके आपको फंसाएगा। आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा और ये वाला गलत हो जाएगा, तो नहीं, ये गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों करेक्ट है मैंने बताया है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 356 जो होता है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है और पावर देता है संसद को कि राज्य सूची का जो विषय होता है, सातवीं अनुसूची जो हमारी है ना, वहां पे तीन टाइप के सूची जो है वो डिवाइड किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके साथ ही साथ एक रेसिडुअल पावर होता है, ठीक है। रेसिडुअल पावर होता है। तो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, तीन लिस्टें होती हैं। उसमें डिफाइन किया गया है कि क्या क्या काम है वो कौन कौन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि एनीमिया जो है उसका कंडीशन किसकी वजह से होती है। एनीमिया आखिर किसी को कब होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो जो एनीमिया होती है वो खून की कमी से होती है। अब खून की कमी कब होगा, खून की कमी कब होगा, तो खून की कमी मतलब आरबीसी। तो आरबीसी जब डिफिशियंसी होगा तो वो एनीमिया होगा। आयरन की जब डिफिशियंसी होगा वो अनीमिया होगा, क्योंकि होमोग्लोबिन का जो सेंटर पार्ट होता है वो आयरन ही तो होता है ना। तो एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी जो होता है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कम, उसकी कम हो जाती है। अब आरबीसी का ही काम है कि वो ऑक्सीजन को लेके जाता है। आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वही तो ऑक्सीजन को लेके जाता है। अब वही कम हो गया तो प्रॉब्लम तो होगी, ठीक है। तो आयरन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, या फिर फॉलिक एसिड कह लो, इसकी कमी जो है, इसकी कमी से ही आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है, जिससे शरीर में कमजोरी या फिर थकान आपको महसूस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयरन हो गया, उसी के साथ साथ जो विटामिन बी 12 है वो इसी में होता है। विटामिन बी 12 एनीमिया में होता है। बाकी मैंने फैक्टर 9 के बारे में आपको बताया था। फैक्टर 9 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब आपका विटामिन के जो है वो थक्का बनाता है ना, तो जब आपका बॉडी में, बॉडी से जब कहीं कटता है बॉडी, तो वहां से जब खून निकलता ही नहीं, खून बंद ही नहीं होता निकलना, तो वो क्या हो जाता है, तो वो एक अनुवांशिक बीमारी होती है जिसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्योंकि पहली बार ये ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके उसके शरीर में देखा गया था, वहीं से पता चला था। तो उनमें क्या होता है ना कि उनमें बचपन से ही फैक्टर 9 होता ही नहीं है, या तो होता नहीं है या फिर कम बनता है। इस कारण से वो बीमारी उनको हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हीमोफीलिया उसको बोला जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स की कमी जो होता है ना, इससे क्लोटिंग आपको दिक्कत होगी। प्लेटलेट्स की कमी से जो क्लोटिंग होती है ना, वो क्लोटिंग की समस्याएं बन जाती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की जो कमी है ना, वो इम्यून सिस्टम को खराब करता है। डब्ल्यूबीसी की यदि कमी हो जाए तो आपका इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी 5 पार्टों में डिवाइडेड होता है और डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है वो टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है जो कि कैंसर से लड़ता है, इम्यून सिस्टम को जो है वो मजबूत करता है, और कैंसर में यही टी लिम्फोसाइट जो है ना वो खराब हो जाता है। टी लिम्फोसाइट अच्छे से काम नहीं करता है, इम्यून सिस्टम आपका पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फैगोसाइटिक भी इसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिलेट करता है उन 54 से। देखो, कुछ जो सवाल आपको स्टेटमेंट वाइज दिखते हैं ना, वो यही सवालों को बस रीफ्रेम किया जाता है, कुछ अलग होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ पढ़ो, नहीं, चीजों को बस डिटेल से जानना होता है और कुछ नहीं। आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए एक अलग इलेक्टोरल कॉलेज होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आते हैं ये सवाल पूछा जाता है। तो उसमें आते हैं, सबसे पहला तो उसमें दोनों जो सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, नॉमिनेटेड नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। अब राष्ट्रपति ही चुन रहे हैं और उसी के चुनाव में आप भाग लीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। उसके बाद राज्यों के जो विधान सभाएं होती है, विधानसभा होते हैं, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ना कि नॉमिनेटेड आते हैं। उसके साथ ही साथ आपको पता है कि दिल्ली एंड पुदुचेरी जो है, इन दोनों के पास जो है वो विधानसभा है, और उसके साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के पास भी विधानसभा है, ये आपको पता है। लेकिन अभी जो रिसेंट में भी चुनाव हुआ था ना, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। आगे होने वाले चुनाव में इनका पार्टिसिपेशन होगा। अभी के लिए बस दिल्ली और पुदुचेरी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आगे जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो रहेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी भाग नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। बात करें टेन्यूर की, तो टेन्यूर कौन से आर्टिकल में है? तो प्रेसिडेंट का जो टेन्यूर है वो आर्टिकल नंबर 56 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 56 में। उसके बाद इसके राष्ट्रपति के ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, तो राष्ट्रपति के ओथ के बारे में आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 72 में जो क्षमादान होता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सारी इंफॉर्मेशन दे, वो जो आर्टिकल है वो 78 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि हमारा ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट जो होता है वो हमारा थिंकिंग, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसके जो उस जैसी जो क्रियाएं होती है ना उनको अफेक्ट करता है, उनको जो है वो सही करता है। तो ये सेरेब्रम होता है, नॉट सेरिबेलम, याद रखना है, सेरेब्रम होता है। और ये जो है वो हमारे दिमाग का लगभग 2.3% होता है। परसेंट नहीं, ये पार्ट लिखो। मतलब अगर 3 पार्ट ब्रेन है तो उसमें से 2 पार्ट जो होगा ना वो सेरिब्रम होगा, और बचा हुआ 1 पार्ट में और कुछ होगा। तो मानव जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा और विकसित हिस्सा यही होता है। यह जो जितने भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो आप सोचते हो, जो आप रीजनिंग करते हो, जो तर्क करते हो, आप जो डिसीजंस आप लेते हो, जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी चेतना है किसी चीजों को लेकर, तो वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। यह जो है आपकी जो जितने भी स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं ना, जो खुद से होती हैं, उन सब की गतिविधियों को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और सेरिबेलम के बारे में आपसे बार बार सवाल पूछा जाएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है। ये क्या करता है ना कि ये आपके बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंसिंग करता है। बॉडी बैलेंसिंग का काम जो है वो सेरिबेलम का होता है। और आपकी जो आपका सेरिबेलम जो होता है ना, वो आपको जो किस पोस्चर में आप रहते हो ये सब यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो आपका होता है वो भूख लगना, प्यास लगना, तापमान को अनुभव आप करते हो, आपकी जो भावनाएं हैं, इन सब में हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ऑलमोस्ट सब चीजें जो है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में ही होती है, जो भी आपकी होती है अचानक से चीजें। ठीक। उसके बाद थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होता है वो सेंसियरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। थैलेमस जो है वो
ठीक है। थैलमस क्या है? तो थैलमस जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले स्टेशन होता है। तो जितने भी सूचनाएं होती हैं वो यहीं से, जो थैलमस से ही जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये सब हमेशा ध्यान रखना, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसे ही करके सवाल आएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट होता है, उनकी जो नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जैसे आप बीपीएससी को लेकर चलो, तो बीपीएससी का जो कमीशन है, उसका जो मेंबर्स होंगे, उसके जो हेड होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा, ये बोला जा रहा है। तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जो चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी कांट बी रीअपॉइंटेड आफ्टर टेन्यूर। एक बार जब टेन्यूर किसी का खत्म हो जाता है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, उनका जो एक बार टेन्यूर यदि खत्म हो गया है, तो उसके बाद उनको फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ये बोल रहा है। पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं हो सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो तीसरा बोल रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, उनका जो वेतन और भत्ता होता है, उनकी जो सैलरीज होती हैं, वो आपको राज्य की जो संचित निधि है उससे दिया जाता है, जबकि पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा कंडीशन किस में लागू होता है? तो ऐसा कंडीशन जो है ना, वो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उनके लिए लागू होता है। हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनके लिए लागू होता है, ना कि स्टेट पीएससी के लिए। ठीक है। तो इनका पेंशन हो गया, इनका भत्ता हो गया, जितने भी सैलरीज और अलाउंस है, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलता है। राज्य की जो संचित निधि है उस पर ही भारित होता है। और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर बताया गया है, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है। अगर हम यूपीएससी के मामले में बात करें, तो वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि से मिलता है। यूपीएससी का वेतन और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि से मिलता है। तो कथन में जो पेंशन दे दिया गया है ना, कि भारत की संचित निधि बताया गया है, यही इसको गलत कर दिया गया है। ठीक है, यही इसको गलत करता है। पेंशन भी स्टेट की जो होती है वहीं से मिलता है। ठीक है। उसके बाद डी की बात करें, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास नहीं होती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? तो वो प्रेसिडेंट के पास है। वो प्रेसिडेंट के पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन बना दो, एक ही बार आप पूरा क्वेश्चन बना दो, तो ये समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला मतलब बायोकेमिकल लेबोरेटरी। तो कहाँ पे आपको सारा केमिकल जो है वो बॉडी का मिलता है? तो वो सारा का सारा आपको लीवर में ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। लीवर जो हमारा शरीर का है, जिसको यकृत हम कहते हैं, इसे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 500 से ज्यादा जो जो काम है वो यहीं पे होता है। यहाँ पे आपको मेटाबॉलिज्म होता है, यहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यहाँ पे आपको प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो सिंथेसाइजेशन होता है, यहाँ पे आपको बाइल का फॉर्मेशन होता है, और कई सारे जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो यहीं पे स्टोर होते हैं। जैसे आपको विटामिन ए का स्टोर जो है वो लीवर में ही होता है। ठीक है। आपको जो ब्लड क्लोटिंग में जो थ्रोम्बिन होता है, उसका फॉर्मेशन जो है वो लीवर में ही होता है। बाइल का फॉर्मेशन जो है वो लीवर ही करता है। तो कई सारी चीजों के लिए लीवर इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पैंक्रियाज की बात करें, तो पैंक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। ठीक है, पैंक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है। तो इंडो भी है और एक्सो भी है। अब इंडो में यहाँ पे लैंगरहैंस की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और ये लैंगरहैंस में 3 सेल्स होती हैं। ठीक है। एक जो होता है वो बीटा सेल होता है, दूसरा जो है वो अल्फा सेल होता है, तीसरा जो है वो गामा सेल होता है। बीटा से जो है वो इंसुलिन निकलता है, अल्फा से जो है वो ग्लूकागन निकलता है, और यहाँ से सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है? तो ये काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना। अभी इस ग्लूकागन का क्या काम है? तो ग्लूकागन का काम है कि जो ग्लाइकोजेन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना जब जरूरत पड़े तो। ठीक है। उसके बाद सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है? तो जब ये दोनों काम नहीं करेगा तो सोमेटोस्टेटिन काम करेगा।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक जो होता है वो भोजन यहीं पे सबसे ज्यादा देर स्टोर रहता है, लगभग 3 to 4 आवर भोजन यहीं पे रहता है। यहीं पे आपका HCl का सेक्रेशन होता है। यहीं पे जब HCl का सेक्रेशन होता है तो यहाँ पे सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल्स होती हैं। म्यूकस सेल से म्यूकस का एक लेयर जो है वो हमारे स्टोमक में जो है वो बन जाता है। अभी स्टोमक में वो लेयर बनने के कारण ही हमारा एसिड से हमारा जो पेट है वो उसकी जो वॉल है वो नहीं जलती है। ऐसा अगर नहीं होता तो हमारा पेट का वॉल है ना वो जल जाता इस HCl से, क्योंकि इसका पीएच आप देख लो कि कितना कम होता है, कितना एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको एसिडिटी होती है तो एंटा एसिड को यूज करते हैं। एसिडिटी होती क्यों है, तो हमारा ओइसोफेगस है ना वहां पे ये HCl चला जाता है, क्योंकि HCl को पता नहीं है कि आपको उसको पेट में ही रहना है, उसको जहां जहां तक भोजन है ना वहां तक वो जाएगा। ठीक है, जहां तक भोजन है वहां तक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में, तो फिनांस कमीशन के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन को। तो फिनांस कमीशन के बारे में पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा रहा है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष का पद और उसके साथ ही साथ जो फिनांस कमीशन होता है वहां पे 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स होते हैं, ये पूछा रहा है। तो भारत का जो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल नंबर 280 में इस बारे में चर्चा की गई है कि भारत में एक जो है वो फिनांस कमीशन होगा, और उस फिनांस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ईच 5 ईयर में किया जाएगा। ईच 5 ईयर में किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और उसी के साथ साथ इसमें 2 मेंबर्स होते हैं। 2 मेंबर्स होते हैं। तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष तो होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें 4 सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं, ना कि 3 मेंबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। राष्ट्रपति के आदेश के तहत इनका कार्यकाल तय होता है। तो कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया है, 5 ईयर, ऑलमोस्ट यही होता है। तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मतलब एक बार जब अपॉइंट हो गया तो दूसरा बार रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं वो रीअपॉइंटमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल 2 स्टेटमेंट है, ये आपको कौन पूछा क्या जा रहा है, तो उपरोक्त में से कौन गलत है, गलत बोल रहा है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ, तो तीसरा तो गलत है ही, तो तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद तीसरा तो हो गया, दूसरा तो सही हो गया था, तो दूसरा सही है। तो 1 और 3 जो है वो गलत हो जाएगा, 1 और 3 है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। 1 और 3 गलत हो जाएगा, 1 और 3 गलत हो जाएगा। सदस्यों की योग्यता जो है वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है और अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना आवश्यक होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो केसी नियोगी उनके अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। और 16वां वित्त आयोग जो कि लेटेस्ट है 2026 में स्टार्ट होगा इसका अप्रैल से, तो वो जो है उसके अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। संरचना आपको 1+4 याद रखना है, तो टोटल 5 होते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इकोसिस्टम जो होता है शैवाल का निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, ये पूछ रहा है कि एल्गी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में जो एल्गी है वो किस टाइप से आता है, तो एल्गी क्या करता है, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जो भी कुछ फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर हो गया। तो ये ऑटोट्रॉपिक्स है, स्वपोषण करता है। तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन जो है वो बनाता है। इस कारण से ये ऑटोट्रॉपिक होता है। और जो भी ऑटोट्रॉपिक होगा वो प्रोड्यूसर में ही आएगा, वो प्रोड्यूसर में ही आएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो शैवाल होता है जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, यही सबसे पहले पृथ्वी पर आया था। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके रूप में इसको कहा जाता है। तो इसको जल में जब यही शैवाल रहेगा ना, एल्गी रहेगा ना, तो इसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र जो समुद्र वाला होता है ना, उसका सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो फाइटोप्लैंक्टन ही यहाँ पे होता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। डिकम्पोजर क्या करता है, तो डिकम्पोजर का काम होता है कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं
उन सबको सड़ाना होता है, उन सबको सड़ा के वातावरण में मिलाना होता है। तो बैक्टीरिया और कवक जो कि मृत जीवों को सड़ाते हैं, उनको डिकम्पोजर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उनको डिकम्पोजर कहा जाता है। उसके बाद कंज्यूमर की बात करें तो जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूमर जो है वो खाता है, तो वो कंज्यूमर हो जाएगा। तो जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहे उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि मछली, मछली खुद खाना नहीं बनाती, जैसे मनुष्य खुद खाना नहीं बनाता, ये डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। देखो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, आरबीआई, अब इससे क्या करना है आरबीआई को? आरबीआई का मेन टारगेट इससे होता है, टारगेट इसका क्या है? तो टारगेट है इसको लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब तरलता होती है, तरलता का सीधा सा मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में पैसे का आउटफ्लो कितना ज्यादा है, पैसा मार्केट में कितना है, उसी को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा ना, यदि मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, पैसा यदि ज्यादा हो गया तो उस पैसे का वैल्यू गिर जाएगा, उस पैसे का वैल्यू गिर जाएगा। और ऐसे में जब पैसे का वैल्यू गिर जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। होगा क्या कि 1 रुपए में आप यदि कुछ लेते थे तो अब वही चीजों के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब कि पैसे का वैल्यू जो है वो गिर गया। अब आरबीआई का यही काम है कि इस पैसे के वैल्यू को गिरने नहीं देना है, एक लिमिटेड सीमा पर इसको कंट्रोल करके रखना है। और उसी के लिए आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स वो यूज करती है। पहला तो यूज करती है वो क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है, पहला जो यूज करती है वो क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करती है, और दूसरा जो यूज करती है वो यूज करती है बैंक रेट ये सब लगाकर। ठीक है, बैंक रेट ये सब लगाती है और उसके बाद वो चीजों को जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये तो क्वांटिटेटिव टूल्स हो गया, मात्रात्मक टूल हो गया। और दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव टूल्स यूज किया जाता है, गुणात्मक उपकरण जो है वो यूज किया जाता है। और इससे ही कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि जो ये सिस्टम है जो लिक्विडिटी मार्केट में है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें, जो कि जनरल सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, मात्रात्मक की बात करें क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है? तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आपको होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है ना, इनको इसी से कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे CRR आता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो। इसमें होता है कि बैंक को अपना जमा जो है ना, जितना आप उसके पास जमा पैसा है उसका कुछ हिस्सा आपको नगद के रूप में रखना पड़ता है, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कहाँ? आरबीआई के पास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आरबीआई इसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आता है SLR आता है। SLR जो होता है वो लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बैंक को अपने पास ही जितने उसका पैसा जमा होता है उसका कुछ हिस्सा जो है ना, वो सोना या फिर सरकारी प्रतिभूति के रूप में, तो गवर्नमेंट जो प्रतिभूतियां होती है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, उनके रूप में अपने पास ही रखना पड़ता है। तो बैंक जो है वो अपने पास ही रखता है। किसके फॉर्म में रखता है? या तो वो गोल्ड के फॉर्म में रख ले, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख ले। ठीक है, ऐसे करके आपको पैसा रखना होता है। ये सब चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि बैंक जो है ना वो बैंकरप्ट ना हो जाए, बैंक के पास पैसा ही ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनको रखना पड़ता है पैसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है बैंक रेट, इसमें बैंक रेट आता है, इसमें जो है वो रेपो रेट आता है, इसमें जो है वो रिजर्व रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आता है। तो कई सारी चीजें जो है वो ये सब आती है। तो ये सब किस में आ गया? ये सब क्वांटिटेटिव में आ गया, ये सब क्वांटिटेटिव में आ गया। क्वालिटेटिव में बात करें, जो गुणात्मक है उसमें क्या आता है? तो इसमें जो है वो चयनात्मक ऋण नियंत्रण होता है। जो आप ऋण देते हो उसको कंट्रोल किया जाता है। आपको जो है वो आपकी जो क्रेडिट है उसको रैशनिंग किया जाता है। आपका जो नैतिक दबाव है वो बनाया जाता है। तो ये सब करके कंट्रोल जो है वो किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ही है कि आरबीआई का क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा है, जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? ठीक है, तो है पूछ रहा है कौन सा है। तो आप देखो, SLR है, SLR है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो CRR है, अभी मैंने बताया।
तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी आंसर होगा, 1 2 3। 1 2 3 इसका डी आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा जीव जो है वो वर्मी कंपोस्ट में हेल्प करता है? वर्मी कंपोस्टिंग जो ये एक नेचुरल खाद की तरह काम करता है, तो इसमें कौन सा जो है वो हेल्प करता है? तो केचुआ। आपको पता है केचुआ, केचुआ जो है वो इसमें जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है दोनों एक ही में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो दोनों एक ही में होता है। जब भी जरूरत पड़ेगा वो अपने से ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो यह जैविक खाद बनाने की विधि जिसमें केचुआ का उपयोग, जो जैविक अवशिष्ट होते हैं जैसे छिलका हो गया, पत्ता हो गया, इनमें इनको खाद बनाने में ये यूज किया जाता है। इस कारण से इसको जो है वो किसानों का मित्र भी कहा जाता है। मिट्टी को हवादार और उपजाऊ ये बनाता है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो योजना है, इस योजना का मेन उद्देश्य है कृषि संपदा का कि फूड की प्रोसेसिंग है वो की जानी चाहिए। तो यह योजना जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो होता है, एमओ एफ पीआई जो होता है उसके द्वारा लागू की जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि खेत को लेकर जो खुदरे विकृति तथा आधुनिक बुनियादी ढांचा जो होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसको कंट्रोल करना, कि फसल कटाई के बाद नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय जो है वो बढ़ाया जा सके। तो मुद्रा संपदा योजना को प्रमोट करना है फूड फूड प्रोसेसिंग को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है कौन सा है? तो लाइपेज। तो लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? लाइपेज क्या कर रहा है? तो लाइपेज कर रहा है फैट, फैट को ये पचा रहा है। फैट को आप लिपिड कह लो। ठीक है, तो फैट को डाइजेशन के लिए लाइपेज जो है वो निकलता है। अब ये लाइपेज कहाँ से निकलता है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो लाइपेज जो है वो पैंक्रियाज से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है। तो अग्नाशय जो होता है वहां से पैंक्रियाटिक जूस निकलती है और उसमें लाइपेज एक होता है। लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स होता है ना, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। फैट है, फैट पर लाइपेज ने अटैक किया, फैट पर लाइपेज जो है उसने अटैक किया, और उसको अटैक करने के बाद इसको तोड़ेगा किस फॉर्म में? तो इसको तोड़ेगा फैटी एसिड में। फैटी एसिड में तोड़ दिया, और उसी के साथ साथ इसको और किस में तोड़ा? तो ग्लिसरॉल में तोड़ा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। अब यहाँ पे अमाशय और लार ग्रंथियां से भी थोड़ा थोड़ा सा लाइपेज तो निकलता है। लाइपेज जो है वो स्लाइवा में भी हमारा होता है, लार में दो होता है ना, टाइलिन होता है, लाइपेज होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा यहां से भी निकलता है, लेकिन पूरा की बात करें जब वो फैट को तोड़ता है तो वो पैंक्रियाटिक जूस में ही होता है। ठीक है, वो पैंक्रियाटिक जूस में ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी बहुत चीजें यहाँ पे पढ़नी होती है। सवाल है कि एफ आर बी एम एक्ट जो है उसके संबंध में बात हो रही है। तो पहली बात की एफ आर बी एम एक्ट कब आया था? तो ये फर बीएम एक्ट जो है वो आया था 2003 में। बार बार सवाल इससे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो ये ध्यान रखना है। हमसे सवाल पूछा रहा है कि कौन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है ना उसने एफ आर बीएम अधिनियम है उसके संबंधित है? तो एफ आर बीएम से संबंधित एनके सिंह कमेटी है। एनके सिंह कमेटी है, इसका मतलब होता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, ये बजट से रिलेटेड है। इसके इसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन आपसे ना यही 2003 वाला ही पूछेगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। 2016 में सरकार ने इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने राजकोषीय घाटों को कितना कहा था? जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, उस डेफिसिट को कितना करना था? तो उस डेफिसिट को 3% ऑफ द जीडीपी, 3% ऑफ द जीडीपी करने का टारगेट जो है वो इसमें सुझाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उसमें द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो न्यूटन का जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे दो जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक जो है वो बड़ा जी दिखा रहा हूँ और एक जो है वो छोटा जी दिखा रहा हूँ। बड़ा जी और छोटा जी, ठीक है, दोनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आप मुझे कमेंट में बता दो। इसका तो सबको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है।
लेकिन इसका क्या होता है, इसका क्या होता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब मैं यहां से आपको पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट होता है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे एक दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, M1 ये है, ये M2 है। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स, जैसे ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, इनके बीच में कैसे फोर्स लग रहा है, इन पे बात होती है। लेकिन न्यूटन ने तीन बॉडी का नहीं बताया है, न्यूटन ने हमेशा दो बॉडी का ही बताया है। तो ये जो तीन बॉडी वाला चीजें होती है ना, इनको थ्री बॉडीज प्रॉब्लम कहा जाता है, थ्री बॉडीज प्रॉब्लम कहा जाता है। इससे रिलेटेड आप एक सीरीज देख सकते हो, अ, उसका नाम ही है थ्री बॉडीज प्रॉब्लम। एक सीजन आ चुका है अभी तक, तो उसको चाहो तो आप देख सकते हो, टाइम हो तो। अच्छी सीरीज है। तो इसी थ्री बॉडी प्रॉब्लम पे वो बात करती है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है ना, इन दो ऑब्जेक्टों के बीच का क्या फोर्स इनमें लग रहा है ना, इसकी यहाँ पे बात करता है। तो फोर्स बराबर हो जाता है ये जी। ये जो जी है क्या है, तो ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो जी हो गया, ठीक है, जी हो गया। तो इस जी को हम क्या कहते हैं, तो इसको लगाता है ये फॉर्मूला M1 M2। मास है, मास पहले का, मास दूसरे का, बटा उसके बाद आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये जो डिस्टेंस है ना, इसको लेके चलता है कि इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है। तो इसी फॉर्मूले पे ये बात करता है। तो हमें पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के बीच का बल जो है वो क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो उनके जो है वो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो बस उसके जो है वो फोर्स जो है ना, वो दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिकमेंडेड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कौन जो है वो सिफारिश इसकी कौन करता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसकी जो सिफारिश करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो यह जो है वो कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के तहत एक कार्यालय होता है। यह जो है वो उत्पादन लागत, मांग की आपूर्ति आदि का विश्लेषण कर कर एमएसपी की सिफारिश जो है वो करता है। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि एमएसपी जो है उसको मंजूरी कौन देता है, उसको अप्रूव कौन करता है। ये तो सिफारिश की बात की गई, ठीक है, ये रिकमेंडेशंस की बात की गई। हमें यदि अप्रूवल की बात पूछ लिया है, मंजूरी की बात पूछ लिया है कि कौन अप्रूव करता है, तो अप्रूव जो करता है वो एमएसपी की अंतरिम घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो करती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है वो करती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने काफी डिटेल से पहले भी चर्चा इन बारे में कर रखा है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक जो अर्धवृत्त होती है वो क्या कहलाती है। ये हमारा अर्थ है, बाकी ऐसा तो होता नहीं, इलिप्टिकल है। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो है वो नॉर्थ पोल है, ये जो है वो साउथ पोल है। अब इसको मिलाने वाला एक वृत्त है, इसको मिलाने वाला एक वृत्त है। ये क्या है, एक स्फेयर है, वृत्त है, एक सर्किल है। इस सर्किल को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है ना। लंबी लंबी जो रेखाएं होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जो लेटी लेटी रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी देशांतर होगा। तो देशांतर जो होता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो वर्टिकल रेखाएं होती हैं, ये पूर्ण वृत्त तो नहीं होती हैं, लेकिन अर्धवृत्त की तरह कुछ दिखती हैं। लैटिट्यूड आपको पता है, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाए। 0 डिग्री जो देशांतर होता है उसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, और 0 डिग्री जो अक्षांश होता है उसको इक्वेटर कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा।
और बाकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है वो बात करता है सीता अध्यक्ष के बारे में। मौर्य काल से रिलेटेड एक शब्द आपको आया है, सीता अध्यक्ष किससे रिलेट करता है? कई बार जो है वो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल है। वहां पे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सीता अध्यक्ष का काम होता था लैंड रेवेन्यू या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। लैंड रेवेन्यू या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी ना, मौर्य काल का जो राजकीय भूमि होता था, राजकीय मतलब जो वैसी भूमि जो कि गवर्नमेंट के पास हो, तो राज्य के पास जो भूमि होता था ना उसको सीता कहा जाता था। राज्य की भूमि है उनको सीता कहा जाता था, और इनका जो अध्यक्ष होता था, इसको जो कंट्रोल करता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। वह अधिकारी जो था वो क्राउन लैंडर्स मतलब राजकीय कृषि प्रबंधन और उससे प्राप्त होने वाली जो राजस्व है उनकी सारा का कंट्रोल, उनका देखभाल यही करता था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनके अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, और सीता अध्यक्ष जो है वो दास हो गए, कैदिया हो गए और मजदूर हो गए, इनकी मदद से वो खेती जो है वो किया करता था। तो ये एक्सप्लेन जो है वो अर्थशास्त्र में किया गया है। तो सीता अध्यक्ष तो आपको बहुत जरूरी है, याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ मैं और अलग बता दूं तो प्रशासनिक विभाग है ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसमें प्रमुख रूप से कलेक्टर जनरल कहते थे जिसको कहा जाता था समाहर्ता। समाहर्ता, तो ये आपको ध्यान रखना है, समाहर्ता इसको कहा जाता था। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है एग्जामिनेशन में। उसके बाद व्यवसाय और व्यापार का विभाग होता था, जो बिजनेस ट्रेड का डिपार्टमेंट होता था, इसको क्या बोला जाता था? तो बिजनेस और ट्रेड का जो डिपार्टमेंट होता था उसको पण्य अध्यक्ष बोला जाता था। पण्याध्यक्ष, ठीक है, इसको पण्याध्यक्ष बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और अलग से बता दूं तो अकाउंट जनरल जिसको महालेखागार कहते हैं, महालेखाकार, तो महालेखाकार को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था अचपटला अध्यक्ष। अचपटला अध्यक्ष इसको कहा जाता था। उसके बाद जो है वो साल जो मिंट का होता था, जहां पे सिक्के जो है वो छापे जाते थे, तो मिंट मिनिस्टर, मिंट मिनिस्टर जो है टकसाल से जो रिलेटेड है उसको बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद विवाह जो चारागाह को देखता था, जो चारागाह को रेंज कहा जाता है, रेंज को जो देखता था वो चारागाहों का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे विविता अध्यक्ष। उसको बोला जाता था विविता अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो चट्टान है वो मैग्मा और लावा के जमने से नहीं बनता है? मैग्मा और लावा के बनने से नहीं जमता है। तो दिए गए विकल्प में से सीधा सा मैं बोलूं कि कौन सा इग्निशियस चट्टान नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा जो है वो अग्नेय चट्टान नहीं है? क्योंकि अग्नेय जो है वो चट्टान कैसे बनता है? अग्नेय जो है वो लावा और मैग्मा से बनता है, इग्निशियस है। अर्थात उसका निर्माण जो है वो लावा और मैग्मा के ठंडे होने से नहीं हुआ है। क्योंकि जब अंदर प्रेशर बढ़ता है, पृथ्वी में जब प्रेशर बनता है, तो वहां से प्रेशर बनने के कारण ये जो है ना बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के बाद ये ऊपर ऐसे फैल जाती है। अब फैलने के बाद ये मैग्मा जो होता है, लावा जो होता है, वो धीरे धीरे ठंडी होती है, और धीरे धीरे ठंडी होकर सबसे पहला जो चट्टान बनता है वो अग्नेय चट्टान होता है। अग्नेय चट्टान होता है। इसके बाद इसका कई सारा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, कई सारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होने लगता है। तो हमसे पूछा रहा है कि कौन नहीं है, तो लाइमस्टोन नहीं है, चूना पत्थर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चट्टानें जो है वो तीन प्रकार की होती है, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, हमने काफी डिटेल से इन सब के बारे में पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है, वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक अवसादी चट्टान होता है। ये कैसा है? तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो समुद्र में जो डिपॉजिट्स होते हैं, समुद्र में जो निक्षेप होते हैं, जो मलबे होते हैं और जीवों के जो अवशेष होते हैं उनके दबने से होता है, ना कि किसी मैग्मा के फॉर्मेशन से होता है। ठीक ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो अग्नेय चट्टानें होती है ना, अग्नेय चट्टानें को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है।
प्राइमरी रॉक्स है वो कहा जाता है, तो अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। फॉसिल्स की बात करें तो जीवाश्म केवल जो है वो सेडिमेंट्री चट्टानों में ही पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवाश्म जो है वो केवल और केवल आपको इसी सेडिमेंट्री में ही आपको फॉसिल्स मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे। मार्बल की बात करें तो चूना पत्थर जब रूपांतरित होता है, चूना पत्थर जब चेंजेस होता है, इसमें जब चेंजेस आते हैं तब जाके मार्बल का फॉर्मेशन जो है वो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और साइनाइट, ये जो तीन चीजें दिया हुआ है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और सर्टाइट, ये तीनों जो है वो अग्नेय चट्टानें होती हैं। पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा जमा होता है तो तो इंटरनल जो ग्रेनाइट होती है, और सतह पर जब लावा के रूप में जम जाता है तो उसको एक्सटर्नल जैसे ही होता है तो उसको बेसाल्ट कहते हैं, बेसाल्ट उसको कहा जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन आपको कहाँ मिलता है? कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में आप कहाँ से जान सकते हो? तो राज तरंगनी जो बुक है उससे जान सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। राज तरंगनी जो किताब है वो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, तो शताब्दी भी याद रखना है। 12वीं शताब्दी मतलब कि 1148 से लेकर 1150 के आसपास इसे लिखी गई थी, और संस्कृत भाषा में लिखी गई पहला ऐतिहासिक किताब ये है, जो कि क्रोनोलॉजी के रूप में पूरा तरीके से एकदम वर्णन करता है इतिहास का, कश्मीर का। और यह भारत का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कश्मीर के प्रारंभ से लेकर राजा जय सिंह तक के काल का पूरा जो है वो डिटेल से वर्णन आपको मिल जाता है। ठीक है, तरंग मतलब चैप्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, तरंग मतलब चैप्टर्स होते हैं। तो इसमें 8 तरंगे आपको मिलेगी, मतलब 8 चैप्टर हैं। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का इतिहास या फिर राजाओं की नदी, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो 8 तरंगिणी यही पूछा जाएगा आपको। इसमें जो है वो कश्मीर के पौराणिक और ऐतिहासिक पहलू, जैसे कि कश्यप रूपे नामक उत्पत्ति, बुद्ध धर्म के आगमन, इन सब का भी जिक्र आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी संस्कृत के रूप में लिखा गया, इसको एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है वो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कई सारे ओसेनिक करंट होती हैं, तो उन ओसेनिक करंटों में आपसे बोल रहा है कि जो कौन सी करंट है वो अटलांटिक करंट नहीं है। ठीक है, अटलांटिक की कौन सी करंट नहीं है? तो यहाँ से हम बात करें तो अगुलहास जो धारा है वो इंडियन ओशियन की है। ये जो अगुलहास जो करंट है वो इंडियन ओशियन की है, हिंद महासागर की ये धारा है, हिंद महासागर की ये धारा है। और यह जो हिंद महासागर की धारा होते हुए के साथ, ये जो है वो एक गर्म धारा है, ये हॉट ओशन है। ठीक है, तो यह अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी तट के पास बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और जो आपको दिख रहा है चारों के तीनों के तीनों, जिसमें गल्फ स्ट्रीम जो आपको दिख रहा है, ये उत्तरी अटलांटिक की एक गर्म जलधारा है। यूरोप का कंबल इसको कहा जाता है, यूरोप का कंबल, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गर्म जलधारा है, और वहां पे जब ठंडी होती है तो उसमें थोड़ा सा मौसम को गर्म करता है। फ्लोरिडा की बात करें, फ्लोरिडा करंट की बात करें, तो फ्लोरिडा करंट है जो वो उत्तरी अटलांटिक की, ये भी एक गर्म जलधारा ही है, उत्तरी अटलांटिक की ही है। उसके बाद बेंगुएला की बात करें, बेंगुएला जो जलधारा है वो दक्षिणी साउथ अटलांटिक का है, और यह जो साउथ में जैसे ही हुआ तो ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। तो ठंडी गर्म भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ऑप्शंस को मैंने नहीं बताया था। जैसे यहाँ पे किताबुल रहला लिखा हुआ है, तो किताबुल रहला किसने लिखा है? तो इसको इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के कारण का काल का इसमें वर्णन किया जाता है। उसके बाद किताबुल हिंद की बात करें तो ये अलबरूनी मोरक्को का यात्री था, उसके द्वारा लिखा गया है। और अलबनूरी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जो है वो चीन भी भेजा था अपना राजदूत बनाकर। और तुगलकनामा की बात करें तो तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी आगे कभी आएगा तो चर्चा हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? तो हमारा सवाल है सिजदा और पैबोस के बारे में। सिजदा और पैबोस जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सिजदा जो होता है ना, और पैबोस जो होता है ना, इसमें जो है वो हाथों को चूमना और पैरों पर जो दंडवत गिरते हो ना, वो कहलाता है। ठीक है, तो ये बलवन के द्वारा स्टार्ट हुआ था। सिजदा मतलब होता है झुककर सलाम करना,
तो झुक कर आप जो बेंड होकर झुक कर सलाम करते हो वो सिजदा हो गया। और पैबोस जो होता है ना, वो सुल्तान का जो पैर होता है ना उसको चूमना। तो सुल्तान का यदि पैर को आप चूमते हो तो यही सिजदा और पैबोस कहलाता है। तो ये एक परंपरा जो है वो ईरानी परंपराएं हैं। ठीक है, ईरानी परंपरा है और इसको बलबन के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो बलबन ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, हाँ गुलाम वंश से रिलेटेड था, नॉट संस्थापक। गयासुद्दीन बलबन ये कहता था कि थ्योरी ऑफ किंगशिप में ये बात करता था कि राज्य राज्य जो है ना वो देवता की तरह है। राजा जो है वो देवता की तरह होता है। तो राज्य राज्य जो थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात ये करता था। और इसने खुद को कहा था कि जिल्ले इलाही, मतलब वो खुद ही जिल्ले इलाही है, मतलब ईश्वर की छाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुल्तान की यदि आपको गरिमा बढ़ानी है, उसकी डिग्निटी को इंक्रीज करना है, दरबारियों का अहंकार को यदि आपको तोड़ना है, तो उसके लिए कठोर जो ये ईरानी परंपरा है ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। इस कारण से इसने लागू किया था। ये ईरानी या फिर आप फारसी कह लो, ये परंपरा है। नौरोज की बात करें तो नौरोज जो है वो बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज जो है वो मनाना स्टार्ट किया था। और लौह एवं रक्त की जो नीति है वो बलबन ने विद्रोहियों के खिलाफ जो है वो यूज की थी, ताकि विद्रोहियों को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट सवाल है कि कथनों पर विचार करिएगा। देखते हैं कथन कौन कौन सा है। पहला जो कथन हमसे पूछ रहा है कि 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, मतलब वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। देखो, फॉरेस्ट जो है ना वो हाइट के अनुसार चेंज होते जाते हैं, क्योंकि हिमालय वाला जो रीजन होता है ना वहां पे फॉरेस्ट जो है वो हाइट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे फॉरेस्ट का जो प्रकार है वो चेंज होते चला जाता है। ठीक है, तो हिमालय में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विवरण पर यह सवाल जो है वो पूछा गया है। तो पहला सवाल है कि वेट टेम्परेट जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो वेट टेम्परेट एक हजार से लेकर 2000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो 1000 से लेकर 1 के टू के, तो ये जो है वो कैसा रहेगा, तो वेट और टेम्परेट होगा। वेट तो होगा ही, उसके साथ साथ टेम्परेट होगा। तो ये तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि 15,000 से लेकर 1500 से लेकर 1300 3000 मीटर की ऊंचाई में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष जिनके जो पत्ते होते हैं वो शंकु के आकार के हों। ठीक है, इनके जो पत्ते हों वो कोण के आकार के हों, कोनिकल हो। तो कोनिफेरस जो ट्रीज होती हैं वो यहाँ पे मिलती है। तो कोनिफेरस जो ट्री होती है जैसे कि देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सब मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अल्पाइन वनस्पति जैसे जूनिपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब यहाँ पे पाई जाती है। अल्पाइन में कौन सा आ गया, ये सवाल भी पूछा जाता है, जैसे अभी एसआई में ही पूछा गया था 18 का फर्स्ट शिफ्ट में। जूनिपर, जूनिपर हो गया, उसके साथ ही साथ जो है वो सिल्वर हो गया, ये सब इसमें ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेटमेंट है कि अधिक ऊंचाई वाले भागों में लिचेन नाम की जो घास है ना वो पाई जाती है। तो लिचेन और मोस, वो याद आपको रखना है। मोस और लिचेन, ये दोनों जो है वो पाया जाता है। तो मोस और लिचेन, तो यहाँ से 1 2 3 4 सब स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उत्बी के बारे में पूछ रहा है कि उत्बी क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया है। तो उत्बी एक हिस्टोरियन था, या फिर सैनिक था, या फिर रूलर था। तो वो एक हिस्टोरियन था। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। उत्बी नसर महमूद अल उबीन जो था वो महमूद गजनी का दरबारी कवि था। गजनी जो है, गजनवी, उसका दरबारी ये कवि था। इसकी प्रमुख जो किताब है वो तारीखे यामनी या फिर किताबुल यामनी कहा जाता है। तारीखे यामनी या फिर किताबुल यामनी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कि जो गजनबी है उसके शासनकाल, उसका जो आक्रमण भारत पर हुआ था, उन सब के बारे में चर्चा होता है।
नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रेल ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन जो है वो किसका है? इंडियन रेल जब बनाया गया डलहौजी के द्वारा, तो 53 में, उस समय रेल ने सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर आधारित जो यह टिप्पणी है वो किसने की थी? तो यह महात्मा गांधी का टिप्पणी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने रेलवे की आलोचना भी की थी। उन्होंने कहा था कि बीमारियां जो फैल रही है ना, उनके फैलने का और अकाल जो बढ़ रहे हैं उनके लिए इसका कारण भी कहा था। लेकिन उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया था, इसको भी स्वीकार किया था कि रेलवे ने भारत के अलग अलग जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ना, उनको जोड़ने का काम किया था और राष्ट्रीय एकता को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। शेर शाह सूरी के बारे में असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है। तो शेर शाह जो फॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है, तो पहला है कि शेर शाह ने बिलग्राम का युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना जो है वो दिल्ली पर की थी। तो यह स्टेटमेंट सही है। मुगल बादशाह जो था उसको शेर शाह सूरी ने हराया था, हुमायूं को हराया था, और हुमायूं को हराकर उसने दिल्ली पर कब्जा किया था। तो पुनः फिर से अफगानी जो शासक थे वो यहाँ पे आए। तो इस कारण से द्वितीय अफगान राज्य कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहला आया था। तो द्वितीय अफगान ये हो गया, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा है कि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, कि 1/3 पार्ट जो है वो हम टैक्स के रूप में लेंगे ही। तो ये इट इज ऑल्सो या करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो सत्य कथन है। उसके बाद शेर शाह का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। तो इट इज गलत, क्योंकि सासाराम में उनका मकबरा है ना, सासाराम में है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, उनके बीच में है। और यह जो है वो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, दिल्ली जो है, दिल्ली में शेर शाह ने किला ए कुन्हा मस्जिद को बनवाया था। तो दिल्ली की कभी रिलेट कर दिया जाए तो किला ए कुन्हा मस्जिद बनवाया था। किला ए कुन्हा मस्जिद जो है वो बनवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अ, जो शेर शाह है ना, उसके द्वारा भूमि का नाप करना था ना, तो इसके लिए इसने कंसेप्ट एक लाया था भूमि की नाप के लिए। सन की जो डंडी होती है ना, उसको इसने यूज किया था। उसके बाद सिकंदरी गज है ना, इसको भी इसने यूज किया था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, और इस सेट का लास्ट सवाल हम देखेंगे आज। ठीक है। तो 30-30 क्वेश्चन करके ही 3 सेट में कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 घंटे का समय हो चुका है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित रहता है? ऑक्सीजन किसमें नहीं होता है, ये सवाल जो है वो पूछ रहा है। तो केरोसिन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि ये इन्फ्लामेबल है। ठीक है। केरोसिन जो है वो विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। केरोसिन में केवल और केवल कार्बन होता है, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन होता है। सोडियम पोटेशियम जैसे अत्यधिक क्रियाशील जो धातु होते हैं उनको केरोसिन में ही रखा जाता है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन और नमी नहीं होती है, जिससे इनमें आग नहीं पकड़ता। तो सोडियम हो या फिर पोटेशियम हो, इनको यदि पानी में नहीं केरोसिन में नहीं रखोगे ना, तो इनमें आग पकड़ लेगी। इन्फ्लेमेबल बहुत ज्यादा होते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कांच की बात करें तो यह सिलिकेट का मिश्रण होता है, SiO2 का मिश्रण होता है, और इसमें तो ऑक्सीजन है ही। कांच क्या है? तो ये सिलिकेट है, सिलिकेट्स का मिश्रण है। तो SiO2 हो जाएगा। SiO2 हो जाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन तो है। मिट्टी की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, ये सब होता ही है, तो मिट्टी में तो है ही। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट तो चूना है ही, CaO, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, और सिलिका होता है, तो इस सब में ऑक्सीजन तो होता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो ये रहा वीडियो, जहाँ पे हमने काफी डिटेल से जो 30 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। तो ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 होगा, वहां पे हम 40 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करके उसको कंक्लूड कर देंगे इस सेट को, और सेट नंबर 4 को आगे बढ़ाएंगे। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। वहां पे आपको 25 सेट का पीडीएफ अभी मिल जाएगा। 25 सेट गुना 100 क्वेश्चन, मतलब 2500 क्वेश्चन तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो 2500 क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हो। पीडीएफ सब आपको फ्री में मिल जाएगा।
आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।